आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल MK वर्मा क्लासेस में। आज आप लोग को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं और आज 12th का फिजिक्स में ऑप्टिक्स पढ़ाने वाला हूं। तो शुरू करते हैं। ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स का हिंदी प्रकाश की होता है। ऑप्टिक्स में लाइट के बारे में पढ़ते हैं और इससे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ऑप्टिक्स का डेफिनेशन: ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट। यानी प्रकाश की भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश एवं इसके यंत्रों के बारे में अध्ययन करते हैं। ऑप्टिक्स दो भागों में बढ़ चुका है, रे ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाश की, फिजिकल ऑप्टिक्स का हिंदी होता है भौतिक प्रकाश की। फिजिकल ऑप्टिक्स बढ़ जाता है दो भाग में, एक वेव ऑप्टिक्स तरंग प्रकाश की, और दूसरा क्वांटम ऑप्टिक्स क्वांटम प्रकाश की। ट्वेल्थ के सिलेबस में सिर्फ रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स ही पढ़ना है। तो शुरू में हम रे ऑप्टिक्स ही पढ़ेंगे। रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाश की, आप लोग का एनसीईआरटी बुक का ये 9th चैप्टर होगा, चैप्टर 9। रे ऑप्टिक्स में प्रकाश को किरण मानकर अध्ययन किया जाता है। यानी किरण प्रकाश की भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश को किरण मानकर अध्ययन किया जाता है। लाइट is a electromagnetic waves. It is a form of energy. लाइट विद्युत चुंबकीय तरंग है जो ऊर्जा का एक रूप है, और लाइट किसी ऑब्जेक्ट को दृश्य बनाता है, विजुअल बनाता है। लाइट से रिलेटेड कुछ पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, जैसे पारदर्शी पदार्थ, ट्रांसलूसेंट मैटर।
या सब्सटेंस बोल सकते हैं। वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार कर जाएगा वही ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस कहलाएगा, पारदर्शी पदार्थ कहलाएगा। जैसे ग्लास, कांच या वाटर अपारदर्शी, अपारदर्शी पदार्थ। जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आर पार नहीं करेगा वो अपारदर्शी पदार्थ होगा। जैसे दीवार, बुक और बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। पारभासी, वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आंशिक रूप से आर पार करता है पारभासी पदार्थ कहलाता है। जैसे तेल लगा हुआ कागज या घिसा हुआ कांच भी हो सकता है। दीप्त पिंड, वैसे पिंड जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं दीप्त पिंड कहलाते हैं। इसे सूर्य दीप्त पिंड है क्योंकि सूर्य स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। और बहुत सारे स्टूडेंट चंद्रमा ही बोलेंगे, लेकिन चंद्रमा अदीप्त है क्योंकि चंद्रमा सूर्य से ही प्रकाश लेकर के और ये प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, तो चंद्रमा नहीं होगा, अदीप्त। अदीप्त पिंड, वैसे पिंड जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं अदीप्त पिंड कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा सूर्य से ही प्रकाश लेता है और उससे उत्सर्जित करता है। पृथ्वी बोल सकते हैं या कोई भी ग्रह भी बोल सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट, लाइट का स्पीड वैक्यूम में यानी निर्वात में और वायु में 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये वायु या निर्वात में, अन्य माध्यम में लाइट का स्पीड वायु या निर्वात से कम होता है। तो अन्य माध्यम में प्रकाश की इज लेस देन यानी कम, इससे वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल से कम। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल को c से डिनोट करते हैं, इसको c लिख सकते हैं। अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल को भी b इज लेस देन c, या ऐसे ही बोल सकते हैं c इज ग्रेटर देन b। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट,
ये कोई सरफेस है, यहाँ पे दो माध्यम है, ये सघन माध्यम और ये विरल माध्यम। और इसमें एक सतह सिल्वरिंग क्या रहेगा, या कोई पदार्थ भी हो सकता है जिससे प्रकाश आर पार नहीं करेगा। तो यहाँ से प्रकाश टकरा करके फिर अपने माध्यम में ही वापस लौट आता है। ये एंगल आई आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, ये अविलंब खींचे हैं, अविलंब का संकेत एन। इस किरण को आपतित किरण, इस किरण को परावर्तित किरण, और इस बिंदु का नाम आपतन बिंदु। यानी प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश किसी चिकने सतह से टकरा करके वापस लौट आता है, यही घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। और ये अपवर्तन के बारे में बतलाने वाले हैं। अपवर्तन में ये अलग माध्यम है और ये अलग माध्यम है, ये रेयर मीडियम है, विरल माध्यम है, ये सघन डेंसर मीडियम, ये नॉर्मल अविलंब। यहाँ प्रकाश आपतित हो रहा है, विरल सघन में जाता है तो ये प्रकाश की किरण अविलंब की ओर मुड़ जाता है, जबकि सघन से विरल में जाता है तो अविलंब से दूर हटता है। अगर ये सघन रहता और ये विरल रहता तब प्रकाश की किरण ये अविलंब है तो इससे दूर हटता। तो यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, यही घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन। तो इससे अपवर्तन आगे पढ़ाएंगे। प्रकाश का परावर्तन का नियम भी बतला देते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात I = R। I 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, ये 40 डिग्री तो ये भी 40 डिग्री। अगर ये 50 होगा तो ये भी 50 होगा। विचलन कोण, विचलन कोण या विचलन दोनों एक ही होता है। एंगल ऑफ डेविएशन या सिर्फ डेविएशन भी बोल सकते हैं। ये परावर्तक सतह है और ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। इस कोण को आपतन कोण बोलेंगे और इस कोण को परावर्तन कोण। दोनों इक्वल होता है, दोनों बराबर होता है, I = R। अब विचलन कोण क्या होता है, ये आपतित किरण है, इसी की दिशा में डॉट लाइन में इसको बढ़ाएंगे आगे, यहाँ जो कोण बनेगा वही विचलन कोण। आपतित किरण और ये परावर्तित किरण है। तो डिफिनेशन क्या होगा, आपतित किरण परावर्तित किरण
और आपतित किरण के दिशा के साथ, ये दिशा है, परावर्तित किरण और आपतित किरण की दिशा के साथ जो कोण बना रहा है वही कोण विचलन कोण है। इसका सिंबल डेल्टा होता है। इस डेल्टा का वैल्यू भी निकालते हैं। आई प्लस आर प्लस डेल्टा, इस तीनों का कोणों का योग, ये हाफ सर्किल बना रहा है, तीनों कोणों का योग 180 होगा, यानी आई प्लस आर प्लस डेल्टा इक्वल टू 180 डिग्री। डेल्टा इक्वल टू 180 प्लस आई इधर आएगा तो माइनस आई, प्लस आर इधर आएगा तो माइनस आर। डेल्टा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस आई माइनस आर। आर की जगह आई लिख सकते हैं क्योंकि आई इक्वल टू आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस आई माइनस 2i इक्वल टू 180 माइनस 2i। आई की जगह आर लिख सकते हैं, यही विचलन कोण है। यानी डेल्टा विचलन कोण का फॉर्मूला 180 डिग्री माइनस 2i भी होगा, 180 डिग्री माइनस 2r भी होगा। इस पे क्वेश्चन भी दे सकते हैं। आपतन कोण का वैल्यू देगा, विचलन कोण का मान पूछेगा। यदि आपतन कोण 45 डिग्री हो तो विचलन कोण का मान कितना होगा। आपतन कोण का सिंबल आई, आई का वैल्यू 45, विचलन कोण डेल्टा। डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i, आई का वैल्यू 45, 180 45 को 2 से गुना करेंगे ये 90। 180 डिग्री में से 90 डिग्री घटेगा तो 90 डिग्री होगा। यानी जब आपतन कोण का मान 45 डिग्री तो उस समय विचलन कोण का मान कितना होगा, 90 डिग्री। अगर आपतन कोण का मान 42 डिग्री कर दे, एग्जाम्पल 2, आपतन कोण आई का मान 42 डिग्री, विचलन कोण 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i, आई का वैल्यू 42, 180 माइनस 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8। 180 में से 84 डिग्री घटेगा, कितना बचेगा, 96 डिग्री। अब एग्जाम्पल 3, यदि परावर्तन कोण का मान 35 डिग्री हो तो विचलन कोण का मान कितना होगा। परावर्तन कोण का संकेत क्या होता है, आर, आर का मान 35 डिग्री। डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस 2r, वैसे 2i भी होता है, यहाँ भी आर दिया है तो आर लेंगे। 180 डिग्री माइनस 2r, आर का वैल्यू 35, 180, 35 को 2 से गुना करेंगे तो 70, 180 में 70 घटाएंगे 110 डिग्री। यदि विचलन कोण 130 डिग्री हो तो आपतन कोण कितना होगा।
विचलन कोण का संकेत डेल्टा होता है। डेल्टा का वैल्यू 130 डिग्री और निकालना है आपतन कोण। आपतन कोण आई, डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस 2i। आपतन कोण निकालना है। डेल्टा का वैल्यू 130 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2i। माइनस 2i इधर आएगा तो प्लस 2i, 180 प्लस 130 इधर आएगा तो माइनस 130, 2i। 180 में से 130 घटाएंगे तो 50, i इक्वल टू कितना होगा 50/2 यानी 25 डिग्री। यानी विचलन कोण का मान जब 130 होगा तो आपतन कोण का मान 25, परावर्तन कोण का भी मान 25 डिग्री होगा। दर्पण, मिरर। दर्पण कांच का एक भाग होता है जिसका एक भाग सिल्वरिंग किया रहता है। बात करते हैं प्लेन मिरर का। ये भी कांच का ही होता है लेकिन इसका एक भाग सिल्वरिंग किया रहता है और इसमें भी एक भाग सिल्वरिंग किया हुआ है और इसमें भी। तो ये दोनों गोलीय दर्पण के अंतर्गत आता है और ये तो समतल दर्पण है। दर्पण दो प्रकार का, एक गोलीय दर्पण और एक समतल दर्पण। गोलीय दर्पण दो भाग में बढ़ जाता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण ये है, वैसा गोलीय दर्पण जिसका बाहरी सतह रचित हो, ये अवतल दर्पण कहलाता है। और उत्तल दर्पण वैसा दर्पण जिसका भीतरी सतह रचित हो, भीतरी सतह रचित रहेगा तो उत्तल दर्पण कहलाएगा। समतल दर्पण, समतल दर्पण का दोनों सतह पलायन होता है लेकिन कोई एक ही सतह रचित रहेगा। ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण के द्वारा परावर्तन, ये समतल दर्पण है और ये एक्सिस है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए भी है। यहाँ से रे पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, ये ध्रुव का काम कर रहा है। अब यहाँ पे ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, आपतन कोण आई तो ये परावर्तन कोण आर, दोनों इक्वल होता है। अब इसको डॉटेड लाइन में आगे बढ़ाएंगे। ए डैश बी डैश। अब दोनों एंगल इक्वल होगा और इमेज यही प्राप्त हुआ ए डैश बी डैश। और ये इमेज सीधा प्राप्त होता है, इरेक्ट है इमेज और साथ ही साथ ये काल्पनिक है क्योंकि ये डॉटेड लाइन में आया है।
मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर d होगा तो मिरर से इमेज का भी डिस्टेंस d होगा। यानी मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 20 मीटर है तो मिरर से इमेज का भी डिस्टेंस कितना होगा 20 मीटर। अगर मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 10 मीटर होगा तो इमेज का भी डिस्टेंस 10 मीटर होगा। समतल दर्पण के द्वारा यदि समतल दर्पण थीटा कोण से झुका हो, थीटा कोण से झुका रहेगा तो इमेज की संख्या 360 बट्टा थीटा के द्वारा ज्ञात करेंगे। यदि 360 बट्टा थीटा इक्वल टू m होगा इवन, यदि 360 बट्टा थीटा इक्वल टू m होगा, इवन नंबर होगा, सम संख्या होगा, तब प्रतिबिंब की संख्या m-1 होगा। यानी 360 बट्टा थीटा अगर 10 आ जाए तो ये 10 सम संख्या है, सम संख्या को m से लिखेंगे, m का वैल्यू 10, तब प्रतिबिंब क्या आएगा, प्रतिबिंब की संख्या अगर इवन नंबर रहता है तो m-1 यानी 10-1, प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा 9 होगा। यदि 360 बट्टा थीटा अगर n आ जाए, n यहाँ पर ऑड नंबर है, ऑड नंबर आ जाए तब प्रतिबिंब की संख्या यही रहेगा, प्रतिबिंब की संख्या ऑड नंबर का ऑड नंबर रहेगा। यानी 360 बट्टा थीटा अगर 9 आ जाए या 11 आ जाए या 25 आ जाए, ये सब ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या में वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। प्रतिबिंब की संख्या तब 9 भी हो सकता है, अगर भाग दे के 11 आए तो 11 भी होगा, भाग दे के 25 आए तो 25 होगा। ये 360 बट्टा थीटा एक पूर्णांक आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए, यानी 7.6 आए तो प्रतिबिंब कितना बनेगा 7 बनेगा। फ्रैक्शन हो तो प्रतिबिंब की संख्या एक पूर्णांक होगा, इंटीजर होगा। अगर इस फॉर्म में रहे पूर्णांक के फॉर्म में 5.2/3 तो इसमें प्रतिबिंब सिर्फ 5 बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, यानी जो अधूरा प्रतिबिंब बन रहा है उसको नहीं गिनती करना है। अगर 12.1/2 आ जाए तो इमेज कितना बन रहा है 12। समतल दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और साथ ही साथ समतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो प्रॉपर्टीज में इसके फैक्ट में लिख सकते हैं, समतल दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, समतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाता है, और
ये तब 4 होगा, कि सेकेंड में काल्पनिक, थर्ड में सीधा, और 4 में समतल दर्पण के सामने, समतल दर्पण को स्थिर रख करके, ये स्थिर रहेगा, स्थिर रखकर ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए बी, तो इधर इमेज इतना ही दूरी पे बनेगा, ए डैश बी डैश। यानी मिरर से, समतल दर्पण से अगर ये 20 मीटर की दूरी पर है तो ये भी 20 मीटर की दूरी पर रहेगा। समतल दर्पण को स्थिर रख करके इसको v वेग से गति कराएंगे तो प्रतिबिंब भी v वेग से ही गति करेगा। यानी ये 50 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति करेगा तो ये भी 50 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति करेगा। इस बार ऑब्जेक्ट को स्थिर रखना है, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, ऑब्जेक्ट को स्थिर रख करके इसको भी वेग से गति कराना है। इतना ही डिस्टेंस पे, अगर ये 20 मीटर की दूरी पर है तो ये भी 20 मीटर की दूरी पर बनेगा इमेज, ए डैश बी डैश। इसको स्थिर रख करके मिरर को, ये मिरर है, मिरर को भी वेग से गति कराएंगे तो ये प्रतिबिंब 2v वेग से गति करेगा, दुगुने वेग से। यानी मिरर अगर 2 मीटर आगे बढ़ता है तो इसका इमेज 4 मीटर आगे बढ़ेगा, क्योंकि अभी दोनों 20-20 मीटर की दूरी पर है। तो अभी मिरर सॉरी ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों के बीच का डिस्टेंस ये 20 और 20 40 मीटर का डिस्टेंस है। अगर ये 2 मीटर आगे बढ़ता है, 2 मीटर आगे बढ़ता है, यहाँ से यहाँ आता है 2 मीटर, तो ये 2 मीटर आगे बढ़ा। तो अभी तो ऑब्जेक्ट, मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस 20 में से 2 घटाएंगे 18 मीटर। तो इस मिरर से अब इमेज भी 18 मीटर के ही डिस्टेंस बनेगा। तो 18-18, क्योंकि मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस दोनों इक्वल होता है, ये भी 18 होगा। तो 18-18 36। तो इसका मीनिंग है ये 4 मीटर आगे बढ़ा, यहाँ से यहाँ आया 4 मीटर, यानी दुगुने वेग से ही गति किया। तो याद रखना है, जब मिरर स्थिर हो तब ऑब्जेक्ट को भी वेग से गति कराते हैं तो वो भी वेग से ही गति करता है, लेकिन ऑब्जेक्ट स्थिर रहे तब मिरर को भी वेग से गति कराते हैं तो इमेज 2v वेग से गति करता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस वीडियो का पार्ट 2 जल्द ही आएगा।